हेलो फ्रेंड्स, आई एम अग्नि शर्मा। वेलकम टू ई साइंस जोन द स्टडी चैनल। आज हम कवर करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2। इसके अंदर सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करने के लिए जो मॉडल आया वो था रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल 1911 के अंदर रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स के थ्रू न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। ठीक है, तो अब हम इसके बेसिक पॉइंट्स देखते हैं कि जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम था उसके बेसिक पॉइंट्स क्या क्या थे। सबसे पहला कि उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज किया था। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज किया था जिससे अल्फा पार्टिकल इमिट करवाया था। इसके अल्फा पार्टिकल इमिट, ठीक है। अल्फा पार्टिकल वो पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव एंड मास हीलियम के इक्वल होता है। ठीक, सेकंड पॉइंट इसके अंदर था कि उन्होंने जो अल्फा पार्टिकल इमिट करवाए थे उसमें से 99% अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट मूव किए। ठीक, थर्ड उनके अंदर जो बेसिक पॉइंट था वो था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल के ऊपर डेविएट हुए। स्मॉल एंगल पे डेविएट हुए। ठीक, और जो लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट था इस एक्सपेरिमेंट का वो ये था कि 20,000 जब अल्फा पार्टिकल को इमिट कराया गया तो उसमें से सिर्फ वन अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक हुआ। 20,000 जब अल्फा पार्टिकल को इमिट कराया गया इसमें से सिर्फ वन अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक हुआ। जितने 99% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट मूव किए और कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, तो ये चीज ऑब्जर्व की गई थी रदरफोर्ड मॉडल के अंदर। ठीक है, ये जो पॉइंट्स थे ये चीजें ऑब्जर्व की गई रदरफोर्ड मॉडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। अब इन पॉइंट से कंक्लूजन्स क्या क्या निकलते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जो 99% अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट मूव कर रहे थे, उसके पीछे रीजन ये दिया गया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस पार्ट को छोड़ के और इलेक्ट्रॉन्स के एरिया को छोड़ के वो एम्प्टी स्पेस और लार्ज एम्प्टी स्पेस होने की वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स थे 99% वो स्ट्रेट मूव किए क्योंकि जब एम्प्टी स्पेस होगा एंटी रिपल्सन नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन ये दिया गया कि जो 99% अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट मूव किए थे उसके रीजन ये था कि जो एटम का जो न्यूक्लियर पार्ट है और इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग का जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसके बीच में एम्प्टी स्पेस लार्ज होने की वजह से स्ट्रेट मूव किया अल्फा पार्टिकल ड्यू टू लेस अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड पॉइंट कि जो फ्यू अल्फा पार्टिकल्स थे जो स्मॉल एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए थे, स्मॉल एंगल पे, उसके पीछे रीजन ये था कि स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट होने का मतलब
कि उनके बीच में किसी भी टाइप का अट्रैक्शन या रिपल्सन हुआ था। ठीक है, तो जब अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के पास में से गए तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज पॉजिटिव एंड प्रोटॉन के ऊपर चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव एंड प्रोटॉन पे चार्ज भी पॉजिटिव। तो चार्ज सेम चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होने की वजह से न्यूक्लियस ने अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट किया और मान लीजिए न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की रिवॉल्विंग हो रही है। तो अगर अल्फा पार्टिकल यहाँ से गए हैं तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये स्मॉल एंगल पे रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, अब जो थर्ड रीजन था कि 20,000 अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री के ऊपर डिफ्लेक्ट बैक हुआ, उसके रीजन क्या था? उसको हम रदरफोर्ड मॉडल के बेसिक सेटअप से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करवाने के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज किया गया। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यहां पर लेड स्लिट का यूज किया गया ताकि जो अल्फा पार्टिकल है वो स्ट्रेट मूव कर सके। ठीक, अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए रदरफोर्ड ने गोल्ड थिन फॉइल का यूज किया। ठीक है, और जब अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड थिन फॉइल से स्ट्राइक करने के बाद में मूव करते हैं तो उसकी इफेक्ट को देखने के लिए पीछे स्क्रीन लगाई गई और स्क्रीन को कवर किया गया जिंक सल्फाइड से, ताकि जब अल्फा पार्टिकल इस स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करे तो उस चीज को ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, तो ये मेन सेटअप था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए। इसमें सबसे पहले रेडियोएक्टिव एलिमेंट को एक्टिव किया गया है, अल्फा पार्टिकल को इमिट करवाया गया। उसके बाद में यहाँ पे लेड स्लिट लगाई गई ताकि जो अल्फा पार्टिकल है वो स्ट्रेट मूव कर सके। ठीक है, उसके बाद में अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए उन्होंने गोल्ड थिन फॉइल का यूज किया और पीछे एक स्क्रीन लगाई गई जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कवरिंग की गई ताकि अल्फा पार्टिकल जब इसके ऊपर स्ट्राइक करे तो उस चीज को ऑब्जर्व कर सके। ठीक, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका न्यूक्लियस पार्ट है। ठीक है, एंड अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड इस न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इस चीज को समझने के लिए जब अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट मूव कर रहा है, तो एटम का जितना भी मास होगा वो एक जगह कंसंट्रेटेड होगा और वो पार्ट होगा इसका न्यूक्लियस। ये बात रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताई कि एटम का जितना भी मास होगा वो एक जगह में कंसंट्रेट होगा, वो होगा उसका न्यूक्लियस पार्ट। तो जब अल्फा पार्टिकल मूव कर रहे हैं और सेम चार्ज की तरफ, मैंने बताया अभी कि जो हीलियम है उसके इक्वल इस अल्फा पार्टिकल का मास होता है एंड चार्ज भी हीलियम के इक्वल। ठीक है, और जो न्यूक्लियस है उसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, सेम चार्ज है, लेकिन मास अल्फा पार्टिकल से ज्यादा है। मास अल्फा पार्टिकल से ज्यादा है इसका न्यूक्लियस का। ठीक है, तो जब अल्फा पार्टिकल सेम चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ जाएंगे और हैवी मास की तरफ जाएंगे तो न्यूक्लियस शिफ्ट नहीं करेगा, बल्कि अल्फा पार्टिकल सेम चार्ज से रिफ्लेक्शन या रिपल्सन प्रोसेस के थ्रू 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट बैक होंगे। ठीक है, और किस रेडियस तक अल्फा पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ पहुंच पाते हैं, इस चीज को बोलते हैं रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि कितना अल्फा पार्टिकल ने उस न्यूक्लियस को अप्रोच किया। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोजेस्ट ऑफ या रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है,
अब हम रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को कैलकुलेट करेंगे, जो कि इक्वल होती है 10⁻⁻14 मीटर के इक्वल। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये कैसे आती है। एंड एक चीज और कि ये थिन फॉइल इतनी थिन थी कि इसका साइज 0.004 मीटर के इक्वल था। ठीक है, तो ये मेन बेसिक कॉन्सेप्ट था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का। अब हम रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को कैलकुलेट करते हैं, देन उसके बाद में हम बोर मॉडल ऑफ एटम को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसा पार्टिकल मूव कर रहे हैं वो अपनी एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पार्टिकल के लिए हम देखते हैं। तो कुछ इस टाइप से होता है, हाफ एम स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा पार्टिकल एंड 1/4πε0 2ze/r0 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर चार्ज पार्टिकल। ठीक है, जब ये दोनों एनर्जी दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो अगर हम अल्फा पार्टिकल की ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम पता लगा पाएंगे कि वो कितनी रेडियस तक अपने आप को मेंटेन कर सकता है न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, तो हम यहाँ से ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से R0 हमें कैलकुलेट करना है एंड 1/4ε0 इसको यहाँ पे ले जाते हैं और इसको यहाँ पे, मतलब 4ze² डिवाइडेड बाय mv²। ठीक है, अब यहां से R0 इज इक्वल टू 1/4ε0 2ze² डिवाइडेड बाय ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है कितनी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको के बोलते हैं, के। ठीक है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम 1/4ε0 की वैल्यू होगी। ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का पता चल जाता है, और जो कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग थी 10⁻⁴ 14 मीटर के इक्वल। ठीक है, तो 10⁻⁴ मीटर है, तो इसे हमें क्या पता चलता है कि जो रेडियस रही होगी न्यूक्लियस की वो इससे कम हो। तो जो रदरफोर्ड की स्टेटमेंट्स थी वो कुछ इस टाइप से थी कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड प्लैनेटरी मोशन के अंदर प्लैनेटरी पाथ के अंदर मूव करेंगे। ठीक, सेकंड उन्होंने बोला कि जो रेडियस है एटम की वो डिपेंड करेगी R0 एंड √³ ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो इससे लेकर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसका जो था R = R0 1/3। ठीक है, और जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो ये देखा एटम की जो रेडियस है वो है 10⁻⁸ एंड न्यूक्लियस की 10⁻⁻13। इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो न्यूक्लियस की रेडियस है वो 10⁵ टाइम्स स्मॉलर है रेडियस ऑफ एटम से। ठीक है, सेम इसी टर्म के अंदर इसी टर्म में हम क्या ले लेते हैं, तो ये इक्वल आता है 10⁻15 के इक्वल। ठीक है, तो जो वॉल्यूम होगा 10⁻15 टाइम्स लार्जर होगा एटम का, किसके कंपैरिजन में, न्यूक्लियस के कंपैरिजन में। तो ये दो चीजें टर्म हम रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में दी
फर्स्ट रेडियस एंड सेकंड वॉल्यूम। ठीक है, और उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो प्लैनेटरी पाथ के अंदर मूव करेंगे। यही इसकी लिमिटेशंस निकली कि जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन प्लैनेटरी पाथ में मूव करेंगे, तो ये चीजें हैं सारी माइक्रोस्कोपिक के साथ कोरिलेट किया, जो कि इनवैलिड था, बिकॉज माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज जिसको हम कोरिलेट नहीं कर सकते। सेकेंड चीज कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसके लिए एक फोर्स पॉसिबल होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन जो प्लैनेट मूव करेंगे उसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहां पे ये बात सेकंड इसकी डेमिनेट रही। थर्ड पॉइंट था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक काइनेटिक एनर्जी को गेन करके न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो इस चीज को मेंटेन रखता है। ठीक है, और अट्रैक्शन होने की वजह से ये इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के 20 इयर्स बाद तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। उसके बाद में रदरफोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन ही प्रेजेंट नहीं होंगे, अदर पार्टिकल भी प्रेजेंट होंगे, बिकॉज किसी भी एटम के मास को डिसाइड करने के लिए प्रोटॉन के अलावा एक अदर पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि कार्बन की केस में मान लेते हैं, कार्बन के अंदर इसका जो एटॉमिक मास है वो 12 है एंड एटॉमिक नंबर 6, तो 6 इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं एंड 6 अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक मास कंसिडर हुआ है। तो इस चीज को बताने के लिए 1932 के अंदर चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उन्होंने बेरिलियम को हीलियम के साथ में स्ट्राइक करवाया। ठीक है, जब उन्होंने इसके साथ में इसको स्ट्राइक करवाया तो उन्होंने रिजल्ट ये देखा कि कार्बन की फॉर्मेशन के साथ में कुछ रेडिएशन इमिट हो रही है, तो उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि जो रेडिएशन इमिट हुई है इनके ऊपर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कोई इफेक्ट ना होना मतलब कि ये चार्जलेस पार्टिकल। ठीक है, तो बाद में इसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन, जिसका मास 1 AMU के इक्वल होता है एंड चार्ज 0। ठीक है, तभी एटम के अंदर एटॉमिक मास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, देन इसके बाद में बोहर मॉडल ऑफ एटम। देन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए अनदर एक्सपेरिमेंट आया, बोहर मॉडल, जिसको नील बोहर ने दिया था। इस एक्सपेरिमेंट की क्या क्या स्टेटमेंट्स थे? सबसे पहले बोहर मॉडल ऑफ एटम ने भी यही बोला कि जो प्रोटॉन या फिर न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो इक्वल होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे न्यूक्लियस के अराउंड वो एक सर्कुलर पाथ में करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या दिया जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि मान लिया कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, ठीक है, लेकिन हाई नंबर ऑफ
पॉसिबिलिटीज होने की वजह से, बिकॉज सर्कल कितने भी हो सकते हैं, सर्कल कितने भी हो सकते हैं, तो हाई नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होने की वजह से उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन उसी सर्कल के अंदर मूव करेंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम इक्वल होगा NH अपॉन में 2 पाई के इक्वल। ठीक है, उसी के अंदर ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे n है ये क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद में बोर मॉडल ऑफ एटम के बाद में हम क्वांटम नंबर को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वैल्यू MVR इज इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई ये इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स को डिसाइड कर रही है कि किस एनर्जी लेवल के ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे वो एक फिक्स नंबर ऑफ या फिक्स एनर्जी के ऊपर रिवॉल्व करेंगे, फिक्स एनर्जी के सर्कल के ऊपर रिवॉल्व करेंगे और लेस एनर्जी के साथ में रिवॉल्व करेंगे, और जो लेस एनर्जी का जो स्टेट होगी उसको बोलेंगे उसकी ग्राउंड स्टेट, उसको बोलेंगे उसकी ग्राउंड स्टेट। या फिर जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी की तरफ मूव करेंगे टाइप की, या उस स्टेट को बोलेंगे उसकी एक्साइटेड स्टेट, जिनके बीच में हम जब एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं E एक्साइटेड इंटू माइनस E N1। ये इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है एंड ये इसकी एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। एनर्जी को डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद रेडियस ऑफ ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल की रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि kz स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एंड mv स्क्वायर अपॉन में r इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो यहां से हमें वैल्यू किस पुट करनी है, किसके लिए वैल्यू लेनी है, तो यहां से हम v स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, देन kz e स्क्वायर बाय rm। ठीक है, यहां पर मैं जितनी भी इक्वेशन होगी उनको साइड में लिख रहा हूं, बिकॉज कि इन्हीं इक्वेशन से हमें आगे रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी को कैलकुलेट करना है। सो इक्वेशन फर्स्ट है kz e स्क्वायर बाय rm। ठीक, अब ऑर्बिटल वो 3D स्पेस होंगे न्यूक्लियस के अराउंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ठीक है, तो ऑर्बिटल की रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले सेंटीमीटर फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एंड पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल पुट करना होगा। ठीक है, यहां से v स्क्वायर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, तो kz e स्क्वायर बाय rm, ये है इक्वेशन फर्स्ट। मैं जो इक्वेशंस होगी उसको इस साइड में नोट कर रहा हूं, बिकॉज इन इक्वेशन से हमें वेलोसिटी एंड एनर्जी को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो kz e स्क्वायर डिवाइडेड बाय rm, ये है इक्वेशन फर्स्ट जो कि v स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब हम नोट करते हैं MVR इज इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई। सो V इज इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई mr। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन सेकंड, NH अपॉन में 2 पाई mr इज इक्वल टू V, इक्वेशन सेकंड। तो जब V की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, देन n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू
के जेड स्क्वायर बाय आर, और ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी एंगस्ट्रॉम के अंदर। ठीक है, तो यहां से हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिटल को कैलकुलेट किया है। अब हम वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिटल को कैलकुलेट करते हैं कि किस वेलोसिटी के साथ में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे न्यूक्लियस के अराउंड। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन। दोनों को हम देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में आपको याद हो तो हमने कुछ टर्म को ऐसे पुट किया था। तो यहां से हम एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, तो टर्म कुछ इस पर आई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, एंड ये वैल्यू माइनस में, तो के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसके लिए वैल्यू होगी 2r। ठीक है, इस इक्वेशन को याद रखना क्योंकि ये वैल्यू एम वी स्क्वायर की वैल्यू हमने ऐसे पुट की है, एम वी स्क्वायर की वैल्यू ऐसे पुट की। ठीक, तो ये वैल्यू इक्वल होगी कुछ इस टाइप से, के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं आर की, जो कि इक्वल थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर जेड। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं 2 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर, सॉरी 4 पाई स्क्वायर। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, जो कि इक्वल होती है -1312 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ठीक है, 2 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एंड एन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। एम वी is equal to k z e square r divided by r square। तो एम वी is equal to k z e square divided by r। ठीक है, तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है, k z e square divided by r, एंड हाफ एम वी स्क्वायर था डिवाइडेड बाय r, एंड माइनस के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, जो कि पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट आया के जेड स्क्वायर बाय 2r। यहाँ पे हमने r की वैल्यू पुट की और r की वैल्यू थी n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के जेड स्क्वायर m ई स्क्वायर जेड, जो हमने पहले रेडियस ऑफ ऑर्बिटल में कैलकुलेट की थी, जो इक्वल थी 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, और इस r की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया, तो जो कि इक्वल थी 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ से के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एंड एम डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है,